नमस्कार साथियों, मैं आपका ये कुमार मंजू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज लेकर मैं आया हूँ आप सभी के लिए बायोलॉजी का इंट्रो क्लास। जिस इंट्रो क्लास में आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी को पढ़ेंगे कैसे और तमाम सिलेबसों के साथ आज इस क्लास को देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे सेशन में। और ये सेशन आपको बिल्कुल मुफ्त भी मिलेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल मंजू जीएस एकेडमी पर भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन कुछ बताया था, लेकिन मानते हैं कि फिर से जीरो से हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी अर्थात बायोलॉजी जो है दो वर्डों से बना हुआ है, जिसको बायोस और लॉजी मिलकर के बायोलॉजी बनाया है। बायोस का अर्थ होता है बच्चों जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहेंगे, यानी जीव विज्ञान कहेंगे। अर्थात जीव विज्ञान के परिभाषा को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि समस्त जीवधारियों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहेंगे। दोस्तों, जिस समय माइक्रोस्कोप का जो है यानी 1674 ईस्वी से पहले जब खोज नहीं हुआ था, तो उस समय जो भी हम बायोलॉजी पढ़ते थे वो हमारी बायोलॉजी में हम उन्हीं का अध्ययन करते थे जिनको हम अपनी नग्न आँखों यानी नेक्ड आइज से देख पाते थे। अर्थात उन बायोलॉजी के जो मेथड था उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते थे। क्या बोलते थे? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और उसके बाद जैसे ही 1674 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी का वैसे अध्ययन करने लगे जो हमारे नग्न आँखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था। और उसी के दौरान एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में सजीव जो कोशिका है उसका खोज उन्होंने किया, जो बैक्टीरिया में देखा और उसका नाम बैक्टीरियम रखा। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआती दौर में उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जो हमारी आंखों से दिखाई देते थे। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद उनका भी अध्ययन करने लगे जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते थे। और इसी कड़ी में आगे जो है स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। तो इन्हीं के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा सेल। और सेल टॉपिक से पहले हम आपको बता दें कि जो ये क्लास चलेगी, ये क्लास ऐप पे रहेगी और 199 रुपया मात्र इसका फ़ी रखा गया है, जिसमें आपको जीरो से हीरो लेवल तक की क्लास को बताया जाएगा। और ये क्लास जो है क्या क्या इस क्लास में दिए जाएंगे, अर्थात हम एक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या है इसका, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ऐसे बायो का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, पहला जो रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। दूसरा जो रहेगा वो सेल हो जाएगा, एंड सेल, कंसेप्ट्स ऑफ सेल, यानी सेल की क्या अवधारणाएं हैं। इसी प्रकार से स्केलेटन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसी प्रकार से ग्लैंड्स हो गया, ब्लड हो गया, टिश्यूज हो गया, जिसमें हम खासकर देखेंगे एनिमल टिश्यूज। उसके बाद आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इतना ही नहीं, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ये तो मोटे तौर पे आपको सिलेबस का अनुभव दिए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे हम टॉपिक आते रहेंगे और उस टॉपिक पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज का जो ये क्लास रहेगा ये बेसिकली आपको सेल पे रहेगा, और सेल के बारे में आज समझेंगे कि सेल है क्या और सेल का काम क्या है, सेल करता क्या है, सेल का महत्व क्या है। हमारे जीवन में जैसे भोजन का आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनने में भी सेल का योगदान है। तो देखेंगे इस क्लास में कि किस प्रकार से सेल का योगदान है।
चलिए शुरू करते हैं सेल की क्लास। हेडिंग आप लोग दे दीजिए सेल। ये सेल जो है, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, ये कोशिका को कहीं कहीं सेलुला भी कहा जाता है। और कोशिका का जो परिभाषा होता है वो परिभाषा है कि कोशिका जीवन की वह इकाई है जिसके द्वारा शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रिया संपादित होती है। यानी सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल क्या है? जीवन की वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसके द्वारा शरीर की समस्त क्रियाओं का वहन होता है। यानी जिस प्रकार से हमको अगर मान लेते हैं कि कोई घर बनाना हुआ है ना, एक हमको सुंदर सा अच्छा सा प्यारा सा एक घर बनाना हुआ, और घर बनाने के लिए क्या क्या मोटे तौर पे आवश्यकता है, तो घर को, किसी भी घर को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईंट की आवश्यकता होती है। ईंट हो गया। उसके बाद जो है कि ईंट जो है कि दीवार का भी निर्माण हमें चाहिए, और ये दीवार जो है फिर एक सुंदर सा प्यारा सा एक घर का निर्माण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार कोशिका भी एक बहुत प्यारा सा चांद सा मुखरा का निर्माण करता है, जिसे हम एक बॉडी बोलते हैं, काया बोलते हैं। यानी कोशिका क्या करेगा? एक कोशिका जो है, बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को मिल करके एक कोशिका का जो समूह होगा, जो संगठन होगा, जिसे हम ऊतक कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक का निर्माण करेगा। और बहुत सारे ऊतकों का जब समूह एक जगह हो जाएगा तो उसे हम फिर क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे, यानी जिसे ऑर्गेन बोलेंगे। और ये ऑर्गेन क्या करेगा? फिर ये बहुत सारे ऑर्गेन मिल जाएंगे तो वे ऑर्गेन एक बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम बॉडी कहते हैं, काया भी बोलते हैं, इसे शायद शरीर भी बोल सकते हैं। तो हमने अभी क्या समझा कि जिस प्रकार से घर को बनाने के लिए बहुत सारे ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ऊतक बनने के लिए भी बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। और ये कोशिकाओं क्या करते हैं? एक अपना संगठन बनाते हैं जिसे ऊतक बोला जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारी ईंट जो है कि मिलकर के एक दीवार का निर्माण बनाते हैं, और ये दीवार फिर क्या करते हैं? बहुत सारी दीवारों से मिलकर के एक घर का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं का समूह से ऊतक बना, सिंपल बात। और कोशिकाओं के फिर समूह से अंग बना, और ये सारी अंगे मिलकर के जिसको बनाएंगे वो है हमारे बॉडी, आपके बॉडी, हम सभी का बॉडी, है ना। वो जो बॉडी जिसको काया बोला जाता है, शरीर बोला जाता है, जिसको कोई कोई बोलता है कि मार का तरिया बाहर कर देंगे, वो तरिया किसका बना हुआ? वो भी कोशिका का ही बना हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि कोशिका एक ऐसा इकाई है जिसके बिना किसी भी सजीव का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी सजीव के निर्माण के लिए कोशिका महत्वपूर्ण इकाई है, महत्वपूर्ण घटक है, जिसके द्वारा ही सजीव का निर्माण होगा। तो हाँ, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे आज हम देखेंगे कि कोशिका का जो, ये तो रहा कि कोशिका का क्या है। अब आ गया था कि कोशिका का खोज किसने किया, कैसे किया, कोशिका में पाया क्या जाता है ना। तो इन सभी बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे कोशिका जो है, ये कोशिका सेल का खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था, ये कोशिका मृत कोशिका था। ये कोशिका मृत कोशिका था, जिसे इन्होंने एक क्या बोला जाता है, कॉर्क यानी लकड़ी का एक टुकड़ा जो होता है, जिसे कॉर्क बोला जाता है, और उन्होंने उस कॉर्क में देखा, और उसमें जो इन्होंने संरचना देखा वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। ये मान लेते हैं कि टुकड़ा हुआ, और इसमें इस प्रकार से जो दिखा, यानी इसको अगर हम एज्यूम करें तो इस प्रकार से आपको संरचना दिखेंगे।
ये जो संरचना है बिल्कुल इसी प्रकार का संरचना जो है कि उसमें दिखाई दिया। लेकिन ये कोशिका जो था ये डेड सेल था, मृत कोशिका थी। और इसके बाद जो है कि 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek आए और उन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया। और बैक्टीरिया में उन्होंने एक कोशिका को देखा जो सजीव कोशिका था और उसका नाम उन्होंने बैक्टीरियम रखा। बैक्टीरियम क्यों रखा? क्योंकि बैक्टीरिया में ही खोज किया गया था, इसलिए उसका नाम जो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने उसका नाम बैक्टीरियम रखा। ठीक है, बैक्टीरियम रखा। तो पहला कोशिका जो सजीव कोशिका खोजा गया था उसका नाम बैक्टीरियम है। और उसका खोज अगर किसने किया पूछा जाए तो उसका खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया। ये भी लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे जो है हम देखते हैं एक कोशिका में आखिर होता क्या क्या है। तो कोशिका एक मान लेते हैं कि मुख्य रूप से ये एक सेल है और एक ये सेल जो हुआ इस सेल के इस सेल जो है एक सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है जिसे हम सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कोशिका झिल्ली हिंदी में बोलेंगे। कोशिका झिल्ली बोलेंगे। और इसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। इसे हम नाभिक बोलते हैं। और इस के बीच में एक द्रव्य होता है, ये द्रव्य हो गया जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जिसे हिंदी में बोलेंगे तो जीव द्रव्य। आगे हम फिर आएंगे कि कोशिका का जो ये खोज हुआ और इसका किस किस भाग का खोज किसने किया, इसका गोल्जी बॉडी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हुआ। तो सारी बातों पे हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो कोशिका है, कोशिका का जैसे ह्यूमन हुआ यानी मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। उसी प्रकार संजंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। इन सभी बातों पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तो मनुष्य में जो है सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका है ना, यानी मनुष्य में जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। यह तो जानने की बात है। तो मनुष्य में सबसे जो छोटी कोशिका होती है, अगर मेल में देखा जाए तो मेल में जो है स्पर्म जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, ये शुक्राणु जो है कि सबसे छोटी कोशिका होती है पुरुषों में। और इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आरबीसी भी जो है ये छोटी कोशिका होती है। स्पर्म के बाद अगर सबसे छोटी कोई कोशिका होती है तो वह है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से जानते हैं। रेड ब्लड कार्पोसेल्स का मतलब है लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिकाएं जो है इसकी जो साइज होती है यानी जो आकार होता है 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और ये जो स्पर्म है, स्पर्म का जो साइज होता है 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है?
5 से 7 माइक्रोमीटर। ठीक उसी प्रकार से हम अगर बड़ी कोशिका में आए यानी लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, तो उसमें जो बड़ी कोशिका होती है, बड़ी कोशिका नहीं, उससे लंबी कोशिका हम बोल सकते हैं। जो लंबी कोशिका होती है वो लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन को हिंदी में हम स्नायु बोलते हैं और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। और इसी प्रकार से अगर हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, जिसमें जंतुओं में, तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की जो साइज होती है वो मोटा मोटी 1 मीटर के आसपास में जो है कि होती है, यानी 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर के बीचों इसका साइज होता है। और आगे बढ़ते हैं कि जंतुओं में, ठीक जिस प्रकार से मनुष्यों में है उसी प्रकार से हम जंतुओं में देखते हैं। तो जंतु यानी एनिमल्स, तो एनिमल्स में सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे हम माइकोप्लाज्म कहते हैं। यह माइकोप्लाज्म जो है एक बैक्टीरिया होता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ऑस्ट्रिच एग का होता है। ऑस्ट्रिच एग बोले तो शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा की है और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है आगे की क्लास में हम बढ़ेंगे और बात करते हैं कि सेल जो है, सेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेल को जो है विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सेल को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ प्रो में कैरियोटिक जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है अब्सेंट या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, यानी प्राचीन। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसी प्रकार यहाँ यूकैरियोटिक भी यू प्लस कैरियोटिक 2 वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें यू का मतलब होता है प्रेजेंट यानी उपस्थित और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका है जिसमें नाभिक अनुपस्थित होता है, यानी जिसमें ये न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका हम किसे बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका हम उसे कहेंगे जिसमें न्यूक्लियस जो है अर्थात नाभिक जो है प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे।
तो ये दोनों भी लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम यहीं तक रहते हैं, और सेल की आगे सेकंड क्लास में हम आपसे मिलेंगे और इसके आगे की जो चर्चाएं होंगी वो आपके साथ होगी। तो तब तक इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए अगले वीडियो के साथ।